बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक गोट फार्म। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड और माशाल्लाह से एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड डॉक्टर हम्माद साहब। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं मुज़म्मिल भाई? अल्लाह सही है आपकी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जब से गोट फार्मिंग स्टार्ट करी है, शुरू से लेके अभी तक हर मामले में डॉक्टर साहब ने मुझे गाइड किया है और उनकी जो गाइडेंस होती है ना, वो मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती है। जो ये मुझे वर्बली भी अगर इलाज बताए मैं करता हूँ ना, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उससे इफाका होता है जानवरों में। तो सारी वैक्सीनेशंस वगैरह मैं डॉक्टर हम्माद से ही करवाता हूँ। आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, इनका नंबर भी मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। तो आज हम बेसिकली पीपीआर की वैक्सीन करने जा रहे हैं अपने जानवरों की। लेकिन उसके अलावा जब डॉक्टर साहब मेरे पास आए तो मेरे जहन में जितने भी सवालात हैं विंटर केयर से रिलेटेड, आप लोग पूछते रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह इनके सामने रखूँगा। डॉक्टर साहब से एक पूरा ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से केयर करनी है और पीपीआर की वैक्सीन कैसे करनी है, उससे बचना कैसे है इस बीमारी से, और अगर खुदा न खास्ता आपका जानवर इस बीमारी में आ जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो थोड़ा सा एक मुझे इंट्रो दे दीजिएगा अपना, कि आपकी जो भी एजुकेशन वगैरह क्वालिफिकेशन सारी उसके हवाले से भी, और जो सर्विसेज अभी आप कराची में प्रोवाइड कर रहे हैं ये, और थर्ड थिंग कि कहाँ कहाँ पर आपके क्लिनिक्स हैं अगर कोई परचेज़ करना चाहे कोई दवाई वगैरह। जी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ हम्माद है और मैं माशाल्लाह से डीवीएम ग्रेजुएट हूँ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने डीवीएम किया है और तकरीबन 7-8 साल से मैं सर्विसेज दे रहा हूँ कराची में, और हमारी सर्विसेज माशाल्लाह ओवरऑल पूरे कराची में है। और हमारी जो सबसे ज़रूरी और अच्छी बात यह है कि हमारी होम सर्विस भी है, क्योंकि अक्सर लोगों ने जानवरों को रखा होता है घरों की छतों पे स्पेस की वजह से। तो हमारी होम सर्विस भी है और हमारे क्लिनिक्स हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में, एन ब्लॉक में, और सुपर हाईवे जमील मेमन कॉलोनी में। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई इंजेक्शन वगैरह परचेज करना हो, जी हाँ, तो एक जो आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद में वो केएमडीसी के जी, साथ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज उसके बिल्कुल सामने क्लिनिक है। ठीक है, और दूसरा आपका जमील मेमन सोसाइटी जी में। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपके क्लिनिक के ऊपर क्या क्या क्लिनिकल सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी वो खुर काटने वाले को बुला के जो है ना अपना बकरा खस्सी करवा लेते हैं, फिर वो उल्टा सीधा कर देते हैं और फिर लोग टेंशन में आ जाते हैं, उनका जानवर ज़ाया हो जाता है। इस टाइप की कोई सर्विस या इससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं आपकी? जी बिल्कुल, हम बकरे अगर खस्सी करवाने हों और रिगार्ड वैक्सीनेशन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से तो हम ओवरऑल कर रहे हैं। हाँ। तो मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से जो है ना अपने जानवर की टेक केयर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीन से रिलेटेड। तो पीपीआर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जितनी मुझे नॉलेज है देता रहा हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब से ही पूछूंगा। एक ऐसी बीमारी है जो कि इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो बहुत सारी बीमारियों का ना एक मजमुआ है। इसमें नज़ला भी हो जाता है जानवर को, दस्त भी हो जाते हैं जानवर को, आँखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है, जानवर खाना भी छोड़ देता है, नमूनिया भी हो जाता है अंदर से, लंग्स इन्फेक्शन वगैरह, चेस्ट इन्फेक्शन, सारी चीज़ें जब हो जाती हैं जानवर को, मैं कहता हूँ अंचर पंचर ढीला हो जाता है जब जानवर का, तो फिर वो पीपीआर में आ जाता है। कैंसर, आप उसको एक वन वर्ड में बोलें तो जानवरों का कैंसर है। तो इससे बचना चाहिए, तो इसके कुछ सिम्टम्स अगर आप डॉक्टर साहब बताना चाहें। जी मुज़म्मिल भाई, आपने पीपीआर के हवाले से तो बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल जो है मौसम पीपीआर का ही चल रहा है, क्योंकि वायरल बड़ा जो है ना ये हुआ हुआ है पीपीआर जो है। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री भी बता दूं, थोड़ा इसकी सिम्टम्स वगैरह सारे ट्रीटमेंट के हवाले से भी। ये एक वायरल डिजीज़ है और ये मोरबिली वायरस होता है और पैरामाइक्सो वेराइडी एक बैक्टीरिया वायरस है, उसकी क्लास का है, उससे बिलोंग करता है। सही है। तो इसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ। शुरू में जानवर जो है ऑफीड हो जाएगा, खाना पीना छोड़ता है शुरू में। सही है। उसके बाद जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और उसको बुखार भी हो जाता है। सही है। अब बुखार जब हो जाता है उसके बाद जो है उसका नेज़ल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नाक से नज़ला शुरू हो जाता है। शुरू में जो है वो जो नज़ला होगा वो थोड़ा पतला होगा पानी की तरह से, और जैसे टाइम गुजरेगा 2-4 दिन वो फिर म्यूकोप्रोलेंट जिसको बोलते हैं, यानी कि गाढ़ा शुरू हो जाएगा। दोनों नथनों से जो है वो उसके नज़ला बहना शुरू हो जाता है। सही है। और उसके साथ साथ फिर जो है उसका मुंह भी सूज जाता है, मुंह भी सूजेगा, और लोअर लिप जो है जानवर का वो भी स्वेल कर जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है लोअर लिप की, और आंखें भी चिपक जाती हैं, बाज़ औक़ात आँखों से भी अच्छा खासा पानी आता है। तो थर्ड आईलिड जो आँख की अंदर वाली जो लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो जब स्वेलिंग होगी उसमें तो आंखें बंद होना शुरू हो जाती है और बाकायदा उससे सेक्रेशन जो है ना डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है।
सही। तो और बाद में वो फिर जाके उसके स्टोमिक पे भी, जिसको हम र्यूमन वगैरह जो बोलते हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे फिर ये है कि डायरिया लग जाता है। डायरिया के बाद वो फिर ब्लडी डायरिया हो जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो इससे जानवर और ज़्यादा वीक होता है, और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो डेथ भी काज हो जाती है जानवर की ना। अच्छा, इसमें मोर्टेलिटी रेशियो कितना है? मोर्टेलिटी रेशियो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो मैं कहूँगा कि 80 to 90% इसका मोर्टेलिटी रेट हो जाता है, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है। अगर इनिशियल स्टेज पे अगर हम जज कर लें कि इसको PPR स्टार्ट हो रहा है, तो उधर हम अगर उसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे, अच्छा इलाज कर लेंगे, तो वहीं इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा जानवर आपका। ठीक है, बहुत बेहतर है। एक चीज़ आपने बोली कि मुंह पर स्वेलिंग हो जाती है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं प्रिसाइजली पूछना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि मुंह पर एक हो जाते छाले हो जाते हैं, वो मुंह खुर की वजह से भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। दाने हो जाते हैं, वो एक मुंह सड़ जाता है, मुंह पक जाता है, इसको कहते हैं, उस वजह से भी हो सकते हैं। और एक ये कि PPR में भी हो सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये आपने वाकई बहुत अच्छा सवाल किया कि मुंह पे जो दाने आ जाते हैं वो मुंहखुर में भी आ जाते हैं और PPR में भी आते हैं, लेकिन वो अक्सर हमने देखे रिकवरी के बाद जो है ना, मुंह पे छाले बाकायदा बड़े बड़े भी हो जाते हैं या काले कलर के हो जाते हैं, खुरंट जिसको बोलते हैं। ये अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लोअर लिप की, वो जो है ना थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है उसकी जब स्वेलिंग रिकवर हो रही होती है तो यूँ समझ लें उसके थोड़े से आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो छाले पड़ते हैं। क्योंकि टेम्परेचर भी होता है जानवर को, जब टेम्परेचर भी ठीक होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन जब रिकवर होने लगती है लोअर लिप की या मुंह की, तो उसके बाद ये छाले निकलते हैं। ये सवाल पूछने की असल वजह मेरी ये थी कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों से भी रिलेट करते हैं ना। लोग उसको PPR समझ के बाज़ औक़ात फिर PPR का इलाज करना शुरू कर देते हैं। जानवर अगर ख़ासकर छोटा बच्चा है, उसका इम्यूनिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, वो फिर हाई एंटीबायोटिक्स बर्दाश्त करता नहीं। हालांकि उसका इलाज बाज़ औक़ात बहुत आसान होता है, लाइक एक छोटे से ट्यूब से भी छाले वो सही हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। इसके लिए मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, डॉक्टर साहब को बुलाएं, उनको फिजिकली चेकअप करवाएं, सो ही विल बी द वन जो कि बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि उसको क्या बीमारी है। ठीक है, खुद से बाज़ औक़ात लोग छाले हुए तो कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसमें थोड़ी सी आप एहतियात करें अनटिल और अनलेस कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। ठीक है ना। अच्छा, छालों की बात हो गई है, अब ये बताइएगा कि अगर कोई जानवर PPR के अंदर आ जाता है जी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, ये भी आपने अच्छा सवाल किया है कि हमने PPR को तो जज कर लिया कि हाँ भाई इसको वाकई PPR है। PPR के बाद फिर दूसरा स्टेप यही आता है कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसा जाए। तो उसमें जो है एंटीबायोटिक का कोर्स कराना चाहिए आपको। 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक कोई भी ड्रग आप लगाएं और सुबह शाम लगाएं, तकरीबन 3 से 5 दिन का कोर्स कराएं किसी भी अच्छी मेडिसिन का ना, तो इंशाल्लाह बकरा आपका रिकवर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नेमली कोई 2-3 मेडिसिन बताना चाहें जिनका शायद आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा हो आजकल? जी, उसमें 3-4 हैं और जनरली मैं आपको बता देता हूँ। सेफर के नाम से आजकल मार्केट में है मेडिसिन, टाइलोपेन के नाम से हैं, फ्लूमैक के नाम से हैं, एक्सेनराटियो के नाम से हैं, स्लोन एम के नाम से हैं। ये 5-7 मेडिसिन हैं। ये कंडीशन के मुताबिक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं एक इसमें एडिशन करना चाहूँ, मुझे गाइड करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। फ्लोनिक्स जो आपने एक इंजेक्शन बताया, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है, छोटा बच्चा अगर है या कम बॉडी वेट का है तो उसमें, या बीमारी की अगर वो इंटेंसिटी कम है, तो आप फ्लोनिक्स यूज़ कर सकते हो कि उसमें एंड्रोफ्लेक्सिन थोड़ा कम होता है, 10% आई गेस होता है जी, या कम होता है। और अगर सिवियर कंडीशन है तो फिर वो टाइलोपेन के ऊपर तब आप जा सकते हैं। एम आई राइट? ये भी बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है कि हमने डोज रेट का कैसा ख्याल रखना है और बॉडी वेट के हिसाब से। ये आपने अच्छा सवाल किया। अगर आपका छोटा बच्चा सपोज के लाइव वेट उसका हो 15 से 20 kg, तो 4 महीने 3 महीने का, तो आप 1 cc तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी कंडीशन के मुताबिक अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो 1.5 तक आप उसकी डोज रेट बढ़ा सकते हैं। और टाइलोपेन की जो आपने बात की, कुछ इंजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा दर्द भी करते हैं, तो वो ऐसा इंजेक्शन जो है ना, जो तकरीबन 1 या 1.5 साल का जो बकरा है, आप उसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, छोटे बच्चे को जो है वो उसमें लाइक वो हो सकता है सह ही ना पाए उसको, ये बात है, रिएक्शन ही हो जाए आपके। बिल्कुल। तो खैर बहरहाल इन सारी चीज़ों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ नॉलेज के लिए आप लोगों की, लेकिन फिर भी डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है, उनको फिज़िकली दिखाना बहुत ज़रूरी है किसी भी सीवियर कंडीशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपने जानवर से मोहब्बत है, उसकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लोग पैसे बचाने के चक्कर में करते हैं कि कॉल के ऊपर कंसल्टेंसी करते हैं, और अब ऑब्वियसली कोई
एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस भी डॉक्टर कॉल के ऊपर एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता सकते जब तक उसको फिजिकली चेक नहीं करे। आपने बता दी लाइक फॉर एग्जांपल टाइलोपिन उन्होंने लगा दिया कमज़ोर जानवर को, फिजिकली उनको अभी पता नहीं है क्या है, वेट का भी लोगों को आइडिया नहीं होता ना कि उनके जानवर का वेट क्या होगा। ये सही आपने बात वाकई कही है। फ़ोन पे अक्सर लोग बोलते हैं कि ये मसला है, तो हम उनको बता तो देते हैं, लेकिन आप वो उनके बताने में और सामने फिजिकल कंडीशन में जो है ना बड़ा फ़र्क होता है। हमने अपने तरीके से बता दी, हमने उन्होंने क्या बोला, हमने क्या समझा, तो इससे फिर जानवर का एटलीस्ट आखिर में जो है ना उसका नुकसान हो जाता है, जानवर का नुकसान हो जाता है। अच्छा जी, अब PPR से बचाव के लिए कुछ प्रिकॉशंस बता दें, फिर हम वैक्सीन की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल। ये अगर आपका जानवर बिल्कुल आप जैसे फ्रेश लेके आते हैं, आपका पुराना हर्ड ऑलरेडी है और आप कोई नया जानवर ले आए, और जैसे आजकल मौसम चल रहा है, रात में सर्दी हो जाती है और दिन में जो है मौसम सही है, यानी कि गर्म है थोड़ा बहुत, तो नए जानवर को आप तकरीबन 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक जो है ना सेपरेट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको ऑब्जर्व करें कि 3-4 दिन की उसको कोई बीमारी तो नहीं आ रही, कोई नज़ला ज़ुकाम तो नहीं हो रहा, तो उसको भी ऑब्जर्वेशन में रखें। और जैसा अब मौसम हो गया, मगरिब का टाइम है इस वक्त, तो मगरिब के टाइम जानवर को आप अपने अंदर कमरे में या शेड के नीचे कर दें और उसको कवर कर दें अच्छी तरह से ना, क्योंकि रात को जो है अच्छी खासी ठंडी हवा चलती है, ह्यूमिडिटी भी होती है और दिन में गर्मी हो जाती है, तो ये जो है ना फेवरेबल कंडीशन बन जाती है PPR के वायरस के लिए। तो हमने टेम्परेचर को मेनटेन रखना है एक्चुअली, जो है दिन का और रात का जो है ना टेम्परेचर अगर मेनटेन रहेगा तो इंशाल्लाह वो उसको वायरस को जो है अपनी जगह बनाने की वो नहीं मिलेगी, एक्टिव नहीं होगा, और इंशाल्लाह आपके जानवर भी सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैक्सीन से रिलेटेड मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीन साल में कितनी मरतबा करवानी चाहिए, किस महीने में करवानी चाहिए, और आया ये प्रेग्नेंट बकरी को करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? जी वैक्सीन तो लाजमी हिस्सा हो गया है। जानवर अगर जो भी रखेगा तो वैक्सीन लाजमी कराएं, जैसे हम अपनी भी कराते हैं, तो वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन का आप कह रहे हैं कि कब साल में कितनी दफ़ा, तो ये आप देख लें कि मौसम के लिहाज से हम देखते हैं कि मौसम कैसा चल रहा है। यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर फेवरेबल कंडीशन अगर वायरस की हो रही है तो उस मौसम में उस बीमारी की आप वैक्सीन कर लें। यानी कि अब जैसे मौसम ठंडा गर्म चल रहा है तो PPR का वायरस, तो ये इस फेवरेबल कंडीशन है, तो इस सीज़न में हम जो है उसकी PPR की वैक्सीन कर देंगे। थोड़ा सा मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ पे एक एडिशन करना चाहूँगा इसी बात से रिलेटेड कि वैक्सीन हमेशा याद रखिएगा बीमारी आने से पहले की जाती है, बीमारी आने के बाद ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइक सर्दियाँ आ रही हैं, आपके जानवर नज़ले में नमूनिया में आ सकते हैं, तो आपने पहले से ही जो है ना करवा लेनी है वैक्सीन। यही मौसम है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको लाइक डे बताना या मंथ बताना वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बोले आप। जो है देखें कि आपके जानवरों में नज़ला ज़ुकाम आना शुरू हो गया है, डाउन कंडीशन शुरू हो गई है सर्दी के हवाले से, तो आप फ़ौरन जो है PPR की और एक इससे रिलेटेड एक प्लोरोनमोनिया CCPP जो बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी मुजम्मिल भाई, मैं थोड़ा सा आपकी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इस बात को भी। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया है या कोई जानवर आपको लग रहा है कि बुखार में आ गया, तो उसका इलाज करवाएं, एंटीबायोटिक थेरेपी कराएं। अगर आपका जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो उस वक्त उसकी वैक्सीन की जाए, ना कि अगर जानवर आपका थोड़ा सा सुस्त हो गया या नज़ला ज़ुकाम है तो उसको वैक्सीन हरगिज़ ना करें। अगर आप वैक्सीन करेंगे तो वो जानवर मज़ीद स्ट्रेस में आएगा, तो वो उस बीमारी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब पहले उसका इलाज कर लें, अगर सपोज के आ जाता है वो नज़ला ज़ुकाम है, उसके बाद जब वो ठीक हो जाए फिर आप वैक्सीन कर लें। फिर वैक्सीन कर लें। वैक्सीन बेसिकली लाइक गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हैं, जी इम्यून लेवल बढ़ा देते हैं। चलें जी, अब PPR की वैक्सीन कर लेते हैं। 2-4 बकरों को लगा के दिखाएंगे और इसकी आप बता दें किस तरीके से होता है सारा सब। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सब कुछ आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह वैक्सीन हम लगाते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अभी जो है वो वैक्सीन कर रहे हैं हमारे टापरे की, सही है जी? मुबीन थोड़ा सा वो कर रहा है। अच्छा, ये खाल के अंदर होती है, ये स्किन में लगती है मुज़म्मिल भाई। सबकटीनियस कोई भी होगी वो हम सबकट करेंगे, IM नहीं करेंगे। IM नहीं करेंगे। लोग कहते हैं गोश्त में लगानी है स्किन में, हाँ, तो स्किन में लगानी चाहिए। अच्छा, अब ये गब्बन बकरी है, ये अभी लाइक 2-4 दिन पहले ही इसको लगवाया है, ठीक है? तो डॉक्टर साहब इसकी भी आपने वैक्सीन करी है, इस तरह कर सकते हैं प्रेग्नेंट बकरी जी मुजम्मिल भाई, जो प्रेग्नेंट आपके 4 महीने तक की लगभग अगर हो प्रेग्नेंट बकरी, हाँ, तो उसको भी लग जाती है। लेकिन जो तैयारी पे है सपोज के 15-20 दिन जिसके रहते हैं, तो उसको ना करें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम किसी भी स्ट्रेस में बकरी को नहीं आना चाहिए। सही है। तो ये कि 3-4 महीने की जो गब्बन होगी आप उसको इजीली कर सकते हैं वैक्सीन बगैर किसी डर के। 3-4 महीने से ज़्यादा की है तो फिर उसको हम नहीं करेंगे, उसको ना करें ताकि वो स्ट्रेस में ना हम बिल्कुल उसको जितना रिलैक्स रखेंगे तो डिलीवरी भी उसकी सही हो जाएगी। सही। अगर स्ट्रेस में आ गई तो फिर वो एबॉर्शन कर सकती है, एबॉर्शन कर सकती है। एबॉर्शन कर सकती है।
अच्छा, जैसे ये बकरी हमारी बिल्कुल तैयारी पर है जो बैठी हुई है, तो हम इसकी अभी नहीं करेंगे। इसकी हम अभी नहीं कर रहे, जब ये डिलीवरी हो जाएगी इसकी, हाँ, जब ये थोड़ी सेहतमंद हो जाएगी तो हम इसकी वैक्सीन कर देंगे, उस वक्त कर देंगे इसकी वैक्सीन। इसकी हो गई है, चलें जी, शुक्र है। अच्छा, ये जो जगह है ये बड़ी इलास्टिक होती है। अच्छा, ये जगह स्किन के लिए अच्छी है, ये वाली भी और ये वाली भी। सही है, सही है, सही है। इनका जब सबकट जो भी इंजेक्शन आप लगाएं, सबकट इंजेक्शन जो भी लगाएं तो अच्छी तरह आपने खाल खींच के फिर लगानी है। सही है। अक्सर लोग जो है खाल सही तरह से खींचते नहीं है और सही तरह लग नहीं पाते, स्किन में रह जाता है, तो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि वो कोई छाला या दाना बन जाता है, बाल उड़ जाते हैं, बाजू का कोई दाना वाना बन जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, अच्छी तरह से आपने स्किन खींच के फिर आपने इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपकी जो स्पीड है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये आप इसमें जो नीडल यूज़ कर रहे हैं वो कितने गेज की यूज़ कर रहे हैं? ये 18 गेज की है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि पतली नीडल होनी चाहिए, और जैसे हम स्पीड से लगाते हैं तो ऐसे ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम रुक रुक के लगाएंगे ना तो जानवर को भी तकलीफ होगी, और जब जानवर को तकलीफ होगी तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस में भी आ जाएगा। सही, तो स्ट्रेस लगाए बगैर हमने वैक्सीन करनी है, जैसे हम जल्दी से करें कि जानवर को पता ना चले और वैक्सीन हो जाए। सही। एक चीज़ काइंडली और साथ साथ बता दें कि ये वैक्सीन जो है, जो भी आपने अभी बनाई है दूसरी ऑर्डर से, ये कितने देर एक्टिव रहती है, कब एक्सपायर होगी है? ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया है। ये वैक्सीन जो है हम डाइल्यूट करते हैं और ये तकरीबन 48 घंटे के लिए एक्टिव रहती है। कंपनी वाले बोलते हैं कि 3 दिन तक चल सकती है, लेकिन एवरेज जो है वो 2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही। उसके बाद अगर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जो कैटेगरीज आती हैं, एक लाइक जॉर्डन है, एक टर्की है, ये कौन सी वाली आप? ये हम टर्की की कर रहे हैं, ये क्योंकि टर्की की जो है उसके हमने रिजल्ट जो है पाकिस्तान में अच्छे देखे हैं, तो हम ज़्यादातर टर्की की यूज़ करते हैं। टर्की की यूज़ करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बकरी है बच्चों वाली ना। अब डॉक्टर साहब इसका भी काइंडली बता दिएगा कि बच्चों की तो इसकी वैक्सीन नहीं होगी ना, ये 2 महीने के भी नहीं है बल्कि बच्चे। जब ये 3 माह के हो जाएंगे बच्चे, फिर हम इसकी वैक्सीन करेंगे। अभी हम बच्चों की नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात हम जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो हम उसकी अम्मी को वैक्सीन करते हैं, बकरी को वैक्सीन कर देते हैं, तो उसके दूध के थ्रू जो है ज़रात जो है वो चले जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम इनकी करेंगे बच्चों की, और जब ये 3 महीने के हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलें जी, शुक्र है। ये अदील भाई का बकरा आ गया। अभी आ गई गोल सिंह वाली बकरी। ये कवि भाई की बकरी की वैक्सीन हो गई है, दूसरी बकरी की, पहली की भी हो गई, दूसरी की भी हो गई। एक चीज़ बस मैं पहले भूल गया था, अभी पूछ लेता हूँ आपसे, अगर आप एंड में बता दें। जी जी। एक हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वैक्सीन वगैरह के बगैर भी तो सालों से बकरे गांव देहात में पलते हुए आ रहे हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती कोई नहीं है, तो इसको आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहें। जी मुज़म्मिल भाई, ये भी आपने अच्छा सवाल किया है। वो 20 साल पहले का माहौल और था, इन्वायरमेंट और था, और आज का इन्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है 20 साल पहले से। तो वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए, इम्यून लेवल, क्योंकि जैसा इंसानों की आप देख लें, मैं आसान लफ्ज़ों में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इंसानों की देखें बीमारी कितनी बढ़ गई हैं, तो हम जैसे अपनी वैक्सीन करवाते हैं हर तरह से, तो जानवरों की भी लाजमी कराई जाए, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है। तो वायरस का वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ये है, बस आसान लफ्ज़ों में आप कह लें, उस बीमारी इम्यून लेवल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है जानवर की बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जानवर बीमार ना हो। अगर आपका जानवर बीमार नहीं होगा, वो अच्छा खाएगा, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको भी जानवर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर साहब का नंबर मेंशन कर दूंगा, आपको उनसे कंसल्टेंसी चाहिए तो ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली भाई डॉक्टर साहब को तंग मत करें बिला वजह में। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। सारी बकरियों की वैक्सीन हो गई, आपने मेरा सेटअप देखा और सारी चीज़ें देखी, तो कैसा लगा? कोई मैसेज देना चाहेंगे मुझे या मेरी ऑडियंस को? जी मुज़म्मिल भाई, आपका सेटअप देख के मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा। आपको मेरे ख्याल मज़ीद कुछ मशवरा देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अच्छी तरह से जानवर को मैनेज रखा हुआ है। बस मैं यही मशवरा दूंगा लोगों को कि मौसम आजकल ज़रा ख़राब चल रहा है, तो अपने बकरों की, जानवरों की अच्छी से अच्छी हिफाजत करें, अपने शेड वगैरह को ज़रा ढाँप के रखें, कवर करके रखें, और बस खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जानवरों को कुछ नहीं होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।